तो लास्ट क्लास को थोड़ा रिवीजन करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। चलो कौन सा सिद्धांत बोल रहे हो आप? अंतर संबंधित सिद्धांत। चलो समझते हैं, जिस पे डाउट है एक बार, है ना। देखो अंतर संबंधित सिद्धांत क्या होता है? अंतर संबंधित सिद्धांत ये क्या होता है विकास का? तो ध्यान रखना, ये सिद्धांत क्या बोलता है कि बच्चे के विकास के जितने डोमेन होते हैं, जितने पक्ष होते हैं, वो सब एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो जितने भी जो विकास के डोमेन है वो भी अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, है ना। अब देखो बच्चे का शारीरिक विकास ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो कैसे उसका मानसिक विकास अच्छे से होगा, है ना। कैसे उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा, है ना। कैसे उसका भाषाई विकास अच्छे से होगा। मतलब जब उसका शरीर ही ठीक नहीं है तो कैसे बाकी सभी विकास के जो आयाम है उसका विकास होगा, है ना। तो यही क्या होता है, विकास के जितने भी जो डोमेन होते हैं, जितने भी पक्ष होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। इसी को बोला जाता है अंतर संबंधित का नियम, है ना। और आप लोग को कल पता भी चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है सिद्धांत, है ना। कितने सारे क्वेश्चन सिद्धांत से आए हैं। एक बार जल्दी से मैं उसको रिवाइज करता हूं, है ना। और आप लोग को बताना है कि कौन कौन से हमने सिद्धांत पढ़े थे लास्ट क्लास में, है ना। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बोलो? बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। बाल विकास के सिद्धांत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बाल विकास के सिद्धांत अर्थात बाल विकास से कौन कौन से सिद्धांत हैं। फिर मैंने आपको बताया था बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहां से आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कल के क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ गया होगा मैंने जो कर रहा था, है ना। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए अब बताना है आप लोग को बाल विकास से कौन कौन से सिद्धांत होते हैं एक एक करके। चलिए जी आपको बताना है। निरंतरता का सिद्धांत, मतलब बच्चे का विकास निरंतर चलता रहता है ना। विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्रिया है ना। जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है और वो कहां तक चलता है? मृत्यु तक। अर्थात विकास को गर्भ से कब्र की क्रिया कहा गया है, ठीक है। चलो दूसरा सिद्धांत, बहुत बढ़िया, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखो किसने कहा कि विकास सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया है? स्किनर, है ना। तो ये निरंतरता का सिद्धांत में आ जाएगा। दूसरा क्या आपका? दिशा का सिद्धांत। तो इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या विकास केवल एक ही दिशा में होता है? तो नहीं, कुप्पू स्वामी ने इसकी व्याख्या की और बताते हैं कि विकास है वो अलग अलग दिशा में भी होता है। उन्होंने 2 सिद्धांत दिए, पहला मस्तकाधोमुखी और दूसरा सामीप्यता क्रम। मस्तकाधोमुखी में बोलता है कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से लंबवत किधर होता है? उसके पैर की ओर होता है। किधर होता है? उसके पैर की ओर। अर्थात बच्चे पहले सिर पर अपना नियंत्रण करना सीखेगा, उसके बाद किस पे? हाथ पे, हाथ के बाद पेट पे, पेट के बाद पैर पे, है ना। तो मस्तकोधोमुखी जो सिद्धांत है वो क्या बोलता है कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से लंबवत पैर की ओर होता है। और एक था सामीप्यता क्रम, मतलब बच्चों का विकास वो मध्य से बाहर की ओर होगा। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, देन भुजाओं का, उसके बाद किसमें? उंगलियों में जाता है ना। ये बताया था मैंने। ये जैसे बच्चा हो गया, है ना, बच्चा ये हो गया, ये बच्चा हो गया। तो बच्चे का जो रीढ़ की हड्डी का विकास पहले होता है, उसके बाद भुजाओं का होता है, भुजाओं के बाद कहां जाता है? वो उंगलियों पे जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को कल, है ना। इसको बोलते हैं सामीप्यता क्रम का सिद्धांत। तो यहां से एक चीज समझ में आता है कि बच्चे का विकास केवल एक दिशा में नहीं होता। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। एक तो सिर से लंबवत पैर की ओर होता है और दूसरा मध्य से बाहर की ओर होता है। सामीप्यता क्रम और मस्तकाधोमुखी क्रम, ये आपको ध्यान रखना बताया था। तीसरा सिद्धांत, चलो जी, अनिरंतरता का सिद्धांत। मतलब ये क्या बोलता है कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें क्या होते हैं? हाँ, बच्चे के विकास में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता ही रहता है। मतलब हाँ, सबसे ज्यादा किसमें होता है? शैशवावस्था में। उसके बाद हाँ, बाल्यावस्था में कम हो जाता है, उसके बाद किशोरावस्था में ज्यादा होता है, फिर पौरावस्था में फिर से कम हो जाता है। मतलब ये विकास में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं ये विकास की अनिरंतरता को बता रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो जी आप बताएंगे सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रिया, है ना। तो मतलब बच्चा पहले सामान्य क्रिया करना सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया। कोई भी बच्चा पहले से दौड़ना नहीं सीख पाएगा। पहले उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। मतलब बच्चा पहले सामान्य क्रिया करता है, फिर उसके बाद विशिष्ट क्रिया करता है। तो बच्चे का विकास सामान्य से विशिष्ट क्रिया की ओर होता है। चलो जी आप बताएंगे सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या बच्चे के विकास का हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं क्या? तो एक हद तक लगाया जा सकता है, बताया था, है ना। क्योंकि अगर आप बच्चे को अच्छे से खाना दो, अच्छे से पौष्टिक आहार दो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका शारीरिक विकास अच्छे से हो सकता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मैं बोल सकता हूं कि आप लोग का सिलेक्शन भी हो सकता है। मतलब विकास से क्या मैं पूर्वानुमान लगा पा रहा हूं ना। तो एक हद तक विकास का पूर्वानुमान लगाना
मतलब हम लोग लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लगाना संभव भी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी अब आपको बताना नेक्स्ट सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। वही बताया था कि विकास का जो रेट होता है वो सभी व्यक्ति में अलग अलग होता है। मैं 5 बच्चों को लिए और 5 बच्चों को सेम पौष्टिक आहार दे रहा हूं और बोलूंगा कि 5 बच्चों का जो शारीरिक विकास है वो एक जैसा हो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। उसके बाद बताओ, चलो जी, चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या बोलता है, तो बच्चे हैं वो अपने पीछे के मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे केवल आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसको थोड़ा चलना सीखना है तो पहले क्या करेगा, वो उठेगा फिर बैठेगा, मतलब गिरेगा तो पीछे का मार्ग को फिर से क्या कर रहा है, वो अनुसरण कर रहा है ना। तो यहां से ध्यान रखना है कि बच्चा है वो अपने पीछे के मार्ग को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है। इसी को वक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत कहा जाता है। चलो और बताइए, चलो जी, और कौन सा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण मतलब तालमेल, है ना। बच्चा है अपने क्रियाओं को कैसे करते हैं, अच्छे से तालमेल बनाकर, है ना, वो चीजों को बैलेंस करके क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं। मैंने कहा क्या बताया था कल कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है तो उसका दोनों पैर कहां रहता है, पैडल पे, उसका दोनों हाथ हैंडल पे, उसका आंख किधर, सीधा एकदम सामने की ओर, मतलब सभी जगह क्या कर रहा है, वो बैलेंस बना रहा है। इसी को बोला जाता है एकीकरण का सिद्धांत। और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो क्या होता है, बोलो पाया जाता है, ये मैंने बताया था। और बताओ और कुछ सिद्धांत बचा, हाँ, अंतर संबंधित सिद्धांत। अभी जो मैंने बताया कि विकास के जितने डोमेन होते हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अगर एक भी पक्ष कमजोर पड़ता है तो बाकी जितने भी जो पक्ष है विकास के सबको क्या करता है, वो प्रभावित करता है ना, ये बताया था। और बताया था जो आपका डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के अनुक्रमानुपाती होता है ना। मतलब विकास का आपका वंशानुक्रम में भी और आपका पर्यावरण में भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है ना। बच्चा किस पर्यावरण में रह रहा है तो उसी के हिसाब से उसका विकास होगा, और बच्चे का वंशानुक्रम भी उसके विकास को प्रभावित करता है ना। जैसे बच्चे के माता पिता स्वस्थ है, उसका चरित्र अच्छा है, वो बुद्धिमान है, तो जाहिर सी बात है लक्षण पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं तो बच्चों में भी वही होगा, बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, बच्चे भी स्वस्थ होंगे, है ना। तो ये बताया था। चलो फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, चलो जी बताओ बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चलिए, हाँ, वंशानुक्रम पहला, और दूसरा पर्यावरण, तीसरा लैंगिक, बहुत बढ़िया, तीसरा लैंगिक भिन्नता, चौथा पौष्टिक आहार, पांचवा विद्यालय और छठवां निद्रा। चलो एक क्वेश्चन है, चलो सृष्टि बताना है कि किशोरावस्था में बच्चे के लिए कितना नींद पर्याप्त माना गया है, 8 घंटा, है ना। शैशव अवस्था में आपका 12 घंटा, बाल्यावस्था में आपका, और आपका इसके किशोरा में आपका 8, है ना। तो आपका बाल्य किसके शैशवावस्था में आपका 12, आपका बाल्य में आपका 10 और किशोरा में आपका 8, ठीक है। यहां तक हमने कल क्लास में देख लिए थे और मैंने कल आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे पूरा, है ना। चलो अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे बाल विकास की जो अवस्थाएं कौन कौन से हैं उसको, ठीक है, पढ़ना शुरू करें फिर। चलिए ऑल इन वन, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक मैंने कल क्लास में करा दिया था जी, ठीक है। चलिए हो गया, चलो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे पूरे स्टार्टिंग से, है ना। ये पीडीएफ आप लोग को मैं दे दूंगा आगे, है ना, प्रेजेंटेशन जो बनाया हूँ वो। चलिए, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, शिक्षा के बारे में, है ना। शिक्षा के बारे में पढ़े थे, कौन से धातु से मिलकर बना शिक्षा, आपका शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखने और सिखाने की क्रिया, है ना। ये आपका शिक्षा कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि मनुष्य के मन, आत्मा और शरीर का सर्वांगीण विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। बताया था चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या कहा, बोलो कि शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनाती है और उनके व्यक्तित्व का विकास करती है, ये मैंने बताया था आप लोग को, है ना। चलो उसके बाद देखो हमने पढ़ा था शिक्षा की परिभाषा, ये बता दिया कि शिक्षा क्या होता है, आपका सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, है ना। इसके बाद देखो बाल विकास एवं इसकी अवस्थाएं, है ना, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या, बाल विकास क्या है, बताया था मैंने आप लोग को बाल विकास के बारे में।
है ना। तो बाल विकास किसे कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बालक का विकास। तो बालक का जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों के समूह को क्या कहा जाता है, बाल विकास। परिवर्तन आपका शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, संवेगात्मक भी, संज्ञानात्मक भी, सामाजिक भी और आपका भाषाई भी, ये बताया था, है ना। और बर्क ने क्या कहा है, आइजैक ने क्या कहा, मैंने पूरा लिखा दिया है, सबको पता है ना, बर्क ने क्या बोला है, आइजैक ने क्या बोला है, आगे सबको समझ में आ गया यहाँ तक। चलो बताओ आइजैक ने क्या कहा है, बहुत जरूरी है। आइजैक मैंने कल भी पूछा था और आज भी पूछ रहा हूँ, चलो जी बताओ आइजैक ने क्या कहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बच्चा गर्भावस्था, जन्म अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्व अवस्था, इन सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है ना। ये इन्होंने जो परिभाषा दिया इसमें इन्होंने क्या बता दिया, पूरा विकास के स्टेप्स को बता दिया बच्चे के, है ना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आइजैक का डेफिनेशन, है ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, देखो इसके बाद हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास के बारे में। आखिर वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है बता दिया हूं। और सोरेनसन ने क्या कहा है कि शरीर तथा शरीर के अंगों में होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है ना। और वृद्धि की परिभाषा वही है, एक वृद्धि क्या होता है, शारीरिक कोशिकाओं एवं ऊतकों में होने वाला वह मात्रिक परिवर्तन है जिसे हम लोग यंत्र से माप सकते हैं। अगर हाइट बढ़ है तो आप माप सकते हो, वेट बढ़ है तो आप उसे माप सकते हो, है ना, ये बता दिया उन्हें। चलो उसके बाद देखिए विकास क्या होता है, एक्सपीरियंस और मोटिवेशन के थ्रू जो भी परिवर्तन मनुष्य में आते हैं वही क्या कहलाता है, बोलो आपका विकास कहलाता है। विकास कैसा परिवर्तन है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, लेकिन आपका वृद्धि कैसा है, केवल मात्रात्मक। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलो अब इसके बाद देखते हैं, देखिए विकास की परिभाषा मैंने बता दिया। अब देखो वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है ये भी हमने देखे, मैंने 7-8 अंतर बताए थे, एकदम 110% बताया हूं। 1 से 2 क्वेश्चन आपका वृद्धि और विकास के अंतर से आता ही हर एग्जाम में, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, आपका टेट, हर एग्जाम में यहां से आते हैं। तो इसको अच्छे से आपको याद रखना है, समझ में आ गया, है ना। चलो जल्दी से बताएंगे कौन कौन सा अंतर होता है। चलो जी बताओ जी। वृद्धि मात्रात्मक होता है, विकास मात्रात्मक, गुणात्मक, है ना। वृद्धि मात्रात्मक और आपका विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। चलो बहुत बढ़िया। और विकास में सभी पक्षों का विकास होता है। चलो जी तीसरा बहुत बढ़िया। वृद्धि का निश्चित क्रम होता है कि अनिश्चित क्रम होता है, बोलो। ये भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। वृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं होता, है ना। कई बच्चों में क्या होता है, पहले हाइट बढ़ता है उसके बाद उनका वेट बढ़ता है, लेकिन कई बच्चों में पहले वेट बढ़ जाता है, पहले मोटू हो जाते हैं फिर हाइट बढ़ता है उनका, ऐसा। तो वृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं हो रहा, लेकिन विकास एक निश्चित क्रम में होता है। पहले बच्चा उठना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये एक निश्चित क्रम में हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और चौथा अंतर बताओ जल्दी, चौथा अंतर। बहुत बढ़िया। वृद्धि कुछ समय बाद उठता है, लेकिन विकास सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा है, स्किनर ने। ये आपको ध्यान रखना है ना। वृद्धि जैसे एक समय बाद हमारा हाइट और वेट है वो कम हो जाता है, मतलब वो बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता ही रहता है। इसलिए विकास को जन्म से कव्य की क्रिया कहा गया है, बता दिया हूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं। चलो और बता दो वृद्धि और विकास में अंतर। बहुत बढ़िया। वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो आपका सीमित होता है, लेकिन विकास का आपका विस्तृत होता है ना। वृद्धि का जो संबंध होता है वो कौन से पक्ष से होता है, संरचनात्मक, है ना। और आपका विकास का कार्यात्मक पक्ष से होता है, ये आपको ध्यान रखना। चलो ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था देखो बाल विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, है ना। जो आपका विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है ना। ये आपका जन्म से कब तक का प्रोसेस होता है, मैंने बताया था। जब एक बच्चा गर्भावस्था में रहता है तब से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और वो मृत्यु तक चलता ही रहता है, इसीलिए विकास को जन्म से गर्भ की क्रिया कहा गया है। दूसरा सिद्धांत विकास की दिशा का सिद्धांत, देखो यहां समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको बोलते हैं, इसको मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। मैंने क्या बोला था कि जो बच्चे का विकास है वो सिर से लंबवत पैर की ओर होता है। पहले बच्चा सिर पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद कहां, अपने पेट पर, है ना, उसके बाद कहां, अपने पैर पर, है ना। ये हो जाएगा आपका क्या, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम। अब इसमें देखिए इसको मिला जाता है सामीप्यता क्रम, मतलब पहले बच्चे के जो रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद भुजाओं का, भुजाओं के बाद उंगलियों का विकास होता है। तो मध्य से बाहर की ओर फैलता है जो विकास का क्रम है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सामीप्यता क्रम। समझ में आ गया चीज, है ना। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखो सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, वही बोला कि बच्चे पहला क्या करेगा, पहला वो उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है ना। ये हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिए एकीकरण का सिद्धांत। मैंने बोला था कि बच्चे हैं वो चीजों को बैलेंस बनाकर अपने कार्यों को करते हैं, है ना। साइकिल चला रहे हैं तो पैर का भी बैलेंस है, हाथ का भी है, आंख का भी है, तो इसी को बोला जाता है एकीकरण का सिद्धांत। मतलब बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिद्धांत देखो वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत। मैंने बताया था ना वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत, मतलब जो बच्चे क्या करते हैं,
जो अपना विकास की स्टेप में क्या करते हैं, अपने जो पुराने जो मार्ग है उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा एकदम आगे बढ़ रहा है, जो पिछले उन्होंने जो भी सीखा उसको याद करते हुए वो आगे बढ़ता है ना। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि क्या केवल विकास रेखीय गति में होता है, तो नहीं, विकास आपका वर्तुलाकार गति में होता है, ये बता दिया था। चलो अब देखो पूर्वानुमान का सिद्धांत, वही बताया था कि आप पूर्वानुमान लगा सकते हो विकास का, ये एक हद तक संभव है। और इसके रिगार्डिंग कल मैंने क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ये संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अंतर संबंधित का सिद्धांत, विकास के जितने डोमेन होते हैं वो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको आने वाले, मैंने ये सब चीज बता दिया था जी, है ना। तो विकास के जितने जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। चलो ये तो हो गया। अब उसके बाद देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तो विकास का जो क्रम होता है वो सभी बच्चों में क्या होता है, अलग अलग होता है ना। भले आप उनको सेम चीजें दे दो, आप सेम चीजें पढ़ा, जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, सेम चीजें ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन सबका याद करने का तरीका अलग है, सबका आईक्यू लेवल अलग है ना। तो इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मतलब हर कोई का याद करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होता है, मतलब सबका जो वो है व्यक्तित्व है वो भिन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं विकास इक्वल क्या होता है, आपका वंशानुक्रम क्रॉस इन्वायरमेंट। कल बताया था, तो विकास को आपका वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और आपका इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है, ये मैंने आपको कल बताया था, है ना। चलिए ये भी हो गया। अब उसके बाद देखो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम करता है, कल डिफाइन कर दिया, वातावरण भी करता है, लैंगिक भिन्नता भी करता है, विद्यालय भी करता है। चलो बता दो कि बालक या बालिकाओं किसमें मैच्योरेशन है वो पहले आता है, बालिकाओं में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी, है ना। कब से आ जाता है, 11 से 13 वर्ष की उम्र में, और उसी समय क्या होता है उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल अर्थात मासिक धर्म वो शुरू होता है, तभी से उसके स्वभाव में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो पहले मैच्योर बालिका होती है, उसके बाद बालक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्यालय भी, विद्यालय में क्या क्या गतिविधि कर रहा है बच्चा, वो शैक्षणिक कार्यों में भाग ले रहा है नहीं ले रहा है, खेलकूद में भाग ले रहा है नहीं ले रहा है ना, और पाठ्यक्रम को अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीजें उसके विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये मैंने बताया था आपको कल क्लास में, है ना। पौष्टिक आहार भी, है ना, जब तक बच्चे को अच्छा आहार नहीं मिलेगा वो इसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। कौन सा विकास, शारीरिक विकास। तो जब शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा तो बाकी सभी डोमेन कैसे विकसित होंगे, है ना। तो कहा भी गया कोटेशन, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसे पियो पानी वैसे बनेगा वाणी, है ना, सब बोला गया ना। तो इसके लिए आपका आहार भी जरूरी है। चलो अब उसके बाद देखो निद्रा और विश्राम, तो अगर बच्चा सहसा अवस्था में है तो कितना निद्रा चाहिए उसको, बोलो 12 घंटा, है ना। और अगर वो बाल्यावस्था में है तो, और आपका किशोरावस्था है तो 8 घंटा, ये मैंने बताया था। परिवार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बता विकास में, है ना। बच्चे के विकास सबसे पहले प्रारंभ परिवार से ही होता है, और परिवार में भी किससे, माँ से, है ना। और माँ कहाँ का हिस्सा है, आपका समाज का हिस्सा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो परिवार भी बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलो अब इसके बाद आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे विकास की अवस्थाएं, कौन कौन सी विकास की अवस्थाएं होती है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अब विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या आता है आपका, गर्भावस्था। सबसे पहले क्या आता है आपका, गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था। तो गर्भावस्था कब तक होता है, गर्भ धारण से जन्म तक के जो समय होता है उसी को क्या बोला जाता है, गर्भावस्था। ये ध्यान रखना है। ठीक है, गर्भावस्था में तो क्या होगा आपका, गर्भ धारण से, ध्यान रखना आप सभी, गर्भ धारण से जन्म तक के समय को, ठीक है, जन्म तक के समय को क्या कहा जाता है, बोलो, समय को आपका गर्भावस्था कहा जाता है। ठीक है जी, गर्भावस्था कहा जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। गर्भधारण से जन्म तक के समय को गर्भावस्था कहा जाता है ना। अब देखो यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है। इसका ड्यूरेशन सबको पता है, 9 माह होता है ना, 9 माह, या हम लोग बोल सकते हैं 280 दिन। ध्यान रखना, 9 माह या 280 दिन। अगर मैं दिन की बात करूं 280 और माह में बात करूं तो 9 माह हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आगे समझ में, है ना। अब एक क्वेश्चन अभी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि गर्भावस्था से पहले का जो प्रोसेस वो मतलब कैसा होता है, ऐसा आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो उसको भी समझिए, क्या क्वेश्चन पूछा गया था बताता हूं। देखो होता क्या है, देखो एक हो गया, ये आपका मेल हो गया, है ना, ये आपका मेल हो गया, है ना जी, ये आपका मेल हो गया, और ये आपका फीमेल है, मेल और फीमेल। चलो ध्यान देना इसको, ये आपका फीमेल है और ये आपका मेल है। ठीक है, तो होता क्या है, मेल के शरीर से क्या मेल के शरीर में क्या बनता है, आपका स्पर्म बनता है। स्पर्म अर्थात जो शुक्राणु, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु, है ना। तो मेल की बॉडी में क्या किसका निर्माण होता है, बोलो, स्पर्म का, है ना। ये आपका स्पर्म है, मतलब मेल के शरीर का स्पर्म है, स्पर्म, है ना। और फीमेल के शरीर में क्या बनता है, बोलो, ओवम अर्थात अंडाणु, है ना। फीमेल के शरीर में ओवम बनता है ये। तो जब स्पर्म है वो ओवम से मिलता है
तब किसका निर्माण होता है बताओ? जाइगोट का। ये प्रोसेस को ध्यान रखना, ये पूछा गया आपको सीटेट के एग्जाम में, है ना। तो मैंने क्या बोला, जब स्पर्म है वो किससे मिलेगा? ओवम से, है ना। जब स्पर्म है वो ओवम से मिलता है तब किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। किसका आता है? जाइगोट का, है ना। यहाँ मिल गया, अभी किसका निर्माण कर रहा है? जाइगोट का, है ना। जाइगोट। फिर जाइगोट के बाद ये किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। किसका जी? भ्रूण का, है ना। भ्रूण, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो, भ्रूण का। और भ्रूण के बाद फाइनली किसका विकास होता है? बच्चे का। तो यही स्टेप पूछा गया था आपके एग्जाम में। पहला क्या बनेगा? पहला जाइगोट, जाइगोट के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद आपका बच्चे का निर्माण होता है, ठीक है। इसको मैं पूरा लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या बनेगा? जब आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनता है आपका भ्रूण, है ना। और भ्रूण से किसका निर्माण होता है? बच्चे का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, है ना। जाइगोट बनने के बाद जब इसका विकास होता है, कोशिका विभाजन होता है, तब यही आपका भ्रूण बनेगा। और भ्रूण के फिर से कोशिका विभाजन होगा, तब किसका निर्माण होता है? बच्चे का निर्माण होता है। तो ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये आपका गर्भ अवस्था से पहले की अवस्था है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आ गया। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि बालक का विकास सबसे पहले कौन सी अवस्था से प्रारंभ होता है? तो कौन सी अवस्था से? गर्भावस्था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके संदर्भ में ना, गर्भावस्था के संदर्भ में और आपको ध्यान रखना है कि यह बालक के विकास का सबसे पहला अवस्था होता है। यह बालक के विकास का, यह बालक के विकास का सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला अवस्था होता है। पहला अवस्था होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला अवस्था होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, है ना। तो गर्भावस्था ड्यूरेशन पता चल गया, 9 माह से 280 दिन। गर्भ धारण करने से जन्म तक के जो समय होता है उसी को गर्भावस्था कहते हैं। और गर्भावस्था से पूर्व में क्या होता है? पूर्व में क्या होता है? मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिलता है और किसका निर्माण करता है? जाइगोट का। फिर जाइगोट से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। फिर जब भ्रूण है वो अपना कोशिका विभाजन करती है, तब किसका निर्माण होता है? आपका बच्चे का निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है ना। तो पहले जाइगोट, जाइगोट से भ्रूण, भ्रूण से आपका बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है ना। और विकास की प्रक्रिया सबसे पहले कौन सा अवस्था से प्रारंभ होता है? तो गर्भावस्था से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है गर्भावस्था के बारे में। हो गया, ठीक है। ये गर्भावस्था के बारे में ध्यान रखना है। चलो अब देखो, गर्भावस्था पहला अगर आपको गर्भावस्था दिख रहा है, दिख रहा है सबको? गर्भावस्था का ड्यूरेशन पता चल गया आपका। कब तक? बोलो, 9 माह या 280, ठीक है। 9 माह या हम लोग बोल सकते हैं 280 दिन। ये गर्भावस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है? बोलो बताओ। जन्म अवस्था, है ना। लेकिन जन्म अवस्था को भी हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कौन सा है? गर्भावस्था के बाद जी शैशव अवस्था। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शैशव अवस्था, शैशव अवस्था, शैशव अवस्था का ड्यूरेशन कब तक रहता है? आपको ध्यान रखना, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। ये ध्यान रखना, जन्म से कितना वर्ष? आपका 2 वर्ष। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि शैशव अवस्था का जो अवधि है वो कितना होता है? तो जन्म से 2 वर्ष, है ना। अब शैशवावस्था के बाद बच्चा कौन सा अवस्था में प्रवेश करता है? वो बाल्यावस्था, ठीक है। शैशवावस्था के बाद बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। आने वाले दिखाई दे रहा है ना सबको? आने वाले दिखाई दे रहा है जी सबको? दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो गर्भावस्था का ड्यूरेशन 9 माह या 280 दिन। गर्भावस्था के बाद बच्चा आता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था का ड्यूरेशन होता है जन्म से 2 वर्ष तक, है ना। शैशवावस्था के बाद बच्चा आएगा किसमें? बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था के आपको 2 स्टेजेस होते हैं। बाल्यावस्था के 2 स्टेज, पहला जाएगा पूर्व बाल्य अवस्था। पहला क्या होगा आपका? पूर्व बाल्य अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था। और दूसरा होता है आपका उत्तर, ठीक है, उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था और आपका उत्तर बाल्य अवस्था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, पूर्व बाल्य अवस्था, इसका ड्यूरेशन कब से कब तक रहेगा? 2 से 6 वर्ष। कितना? 2 से 6 वर्ष। ये सब ध्यान रखना है, यहां कुछ आते हैं ना। और उत्तर बाल्य अवस्था ये होता है आपका 6 से 12 वर्ष। कितना? 6 से 12 वर्ष। एक बार पुनः सुनिए, गर्भावस्था का 9 माह या 280 दिन। शैशव अवस्था का जन्म से 2 वर्ष। बाल्यावस्था में 2 स्टेजेस है, पहला आपका पूर्व बाल्य अवस्था और दूसरा आपका उत्तर बाल्य अवस्था। तो पूर्व बाल्य अवस्था में जाएगा 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्य अवस्था में आपका 6 से 12 वर्ष। अब इसके बाद कौन सा अवस्था है आपका? किशोरावस्था, है ना। तो किशोरावस्था जो आपका 12 से 17 या कुछ बुक में 13 से 17 भी लिखा गया है ना। 12 से 17 या 13 से 17, है ना। तो आपका बाल्यावस्था के बाद कौन सा स्टेज आएगा आपका? किशोरावस्था। कौन सा है आपका? किशोरावस्था। किशोरावस्था, इसका जो टाइम पीरियड रहता है आपका, बोलो आपका 13 से 17 या कहीं कहीं 12 से 17 भी लिखा गया है ना। इसको बोलते हैं किशोरावस्था। समझ में आ गया। और जब 17 से 20 होता है तो उसको बोलते हैं उत्तर किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? उत्तर किशोरावस्था। फिर उसके बाद के स्टेजेस को परिपक्व अवस्था बोला जाता है। आगे समझ में। वैसे देखा जाए तो जो बालक किशोरावस्था में आते हैं तब से वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, तो वहीं से परिपक्व अवस्था का काउंट किया भी जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से शैशवावस्था से आता है।
उत्तर किशोरावस्था हो जाएगा 17 से 20, है ना। किशोरावस्था का 13 से 17 और उत्तर किशोरा मतलब किशोरावस्था के बाद का कब तक रहेगा आपका 17 से 20 वर्ष। आगे सबको समझ में आ गया। चलिए ये हो जाएगा आपका बाल विकास की अवस्थाएं, मतलब कौन कौन सी अवस्था होता है और उसका अवधि क्या क्या होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है ठीक है। चलिए आगे ना सबको समझ में। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः मैं रिवाइज कर देता हूं। मैंने क्या बताया कि गर्भावस्था का जो ड्यूरेशन होता है वो कब तक होता है, 9 माह से 280 दिन, पहला चीज तो है ना। और इसी अवस्था से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। दूसरा चीज, इससे पहले क्या होता है, इससे पहले मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिलकर के जाइगोट का निर्माण करता है और जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है और जैसे ही भ्रूण का कोशिका विभाजन होता है किसका निर्माण हो जाता है, बच्चे का निर्माण हो जाता है। फिर मैंने बताया सहसा अवस्था, इसका अंतराल कब से कब तक है, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद बताया बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के 2 स्टेज है आपका, पूरे बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूरे बाल्यावस्था में जाएगा 2 से 6 वर्ष और उत्तर में जाएगा आपका 6 से 12 वर्ष, है ना। फिर मैंने बताया किशोरावस्था, किशोरावस्था में जाएगा बोले कितना से कितना 13 से 17 या 12 से 17 आपको ध्यान रखना है। फिर 17 से 20 क्या हो जाता है आपका उत्तर किशोरावस्था, ये हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई सबको, आ गया ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलो ये जो स्टेज लिखा हो ना, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो विकास की अवस्था मतलब गर्भावस्था, मैंने गर्भावस्था के संदर्भ में बता दिया, आप लोग को बता दिया हूं क्या कैसा होता है, उसका अंतराल कब तक होता है बता दिया। चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गर्भावस्था में क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलो देखो गर्भस्थ शिशु का विकास कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। देखो मैं एनालिसिस करके इन सभी पॉइंट को बनाया हूं, बता रहा हूं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको याद ही करना है, ठीक है। जैसे बच्चे को 4 सप्ताह होता है तो उसका हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है ना, हृदय की जो धड़कन है वो शुरू हो जाता है 4 सप्ताह में। उसके बाद बच्चे का जो 7 सप्ताह होता है बच्चे को, तो यूटेरस में हलचल शुरू होता है। यूटेरस में समझ में आ रहा है, गर्भाशय, है ना, उसके मम्मी को पता चल जाता है, जो हलचल करते हैं तो उसके मम्मी को पता चलने लग जाता है। तो 4 सप्ताह में बच्चे का हार्ट बीट स्टार्ट होना याद करते चलो, और उसके बाद 7 सप्ताह में यूटेरस में हलचल शुरू होता है। उसके बाद 14 सप्ताह में बच्चे की मूल प्रवृत्ति शुरू होती है। अब ध्यान रखना ये मूल प्रवृत्ति क्या होता है। मूल प्रवृत्ति मतलब बच्चा वो छींकना, खांसना, रोना, है ना, हिचकना, ये सब शुरू कर देता है, इसी को बोला जाता है मूल प्रवृत्ति, ठीक है। किस सप्ताह में, तो आपका 14 सप्ताह में। अब देखो पैडोलॉजी यही है, यही पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, इसी को याद करना है पूरा, है ना। चलो तो 4 सप्ताह में हार्ट बीट शुरू हो गया, 7 सप्ताह में यूटेरस में हलचल शुरू हो जाता है और 14 सप्ताह में बच्चे की मूल प्रवृत्ति शुरू होती है। ध्यान रखना है मूल प्रवृत्ति मतलब क्या होता है। मूल प्रवृत्ति मतलब जैसे कि छींकना हो जाएगा आपका, है ना, खांसना हो जाएगा, छींकना, खांसना, रोना, ये सब क्या होता है आपका मूल प्रवृत्ति होता है। तो ये कब से शुरू हो जाता है, ये आपका 14 सप्ताह से। फिर 4 माह में आंख और ब्रेन का निर्माण शुरू हो जाता है बच्चे के शरीर में, किसका, आंख और ब्रेन का। उसके बाद 5 माह में सिर पर बाल निकलना प्रारंभ हो जाता है, ध्यान रखना है। और 7वें माह में बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 7वें माह में बच्चे वो सपने देखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो 40 सप्ताह अर्थात 280 दिन, इसमें बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, हम लोग बोल सकते हैं 9 महीना, है ना, इसमें क्या रहता है बच्चे का पूर्ण विकास। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, हार्ट बीट याद रखना है अच्छा से, मूल प्रवृत्ति आपको याद रखना है और आपका ये किसका, सपने देखना। ये तीनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। आगे सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। तो गर्भावस्था क्या होता है मैंने बता दिया। फिर गर्भावस्था में जो गर्भस्थ शिशु का विकास कैसे होता है इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। देखो इसको पढ़ो, इसके बाद जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बनाओगे तो और याद हो जाएगा। चलो ये तो हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। लिख रहे हैं इसको, लिख रहे हो क्या, चलो। केस कुमार यहां तक चीजें समझ में आ रही है जी, आ रहा है ना सबको समझ में, ऑनलाइन वाले सभी को। गर्भावस्था क्या होता है मैंने बता दिया, उसका अवधि बता दिया, है ना, बाल विकास की अवस्थाएं बता दिया। अब गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु का विकास कैसे होता है यही चीज हम लोग देख रहे थे, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं कि 4 सप्ताह में हार्ट बीट शुरू होता है, 7 सप्ताह में यूटेरस में हलचल शुरू होता है, 14 सप्ताह में बच्चे की मूल प्रवृत्ति शुरू। ये मूल प्रवृत्ति शब्द आपको छोड़ने वाले नहीं है, बहुत जगह दिखेगा मूल प्रवृत्ति। जहां भी मूल प्रवृत्ति देखोगे मतलब समझ जाना, जैसे छींकना, खांसना, रोना, है ना, ये सब हो जाता है आपका उनके मूल प्रवृत्ति में आ जाता है। हंसना, ये सब उनका मूल प्रवृत्ति है। हो गया, हो गया ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े, हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सहसा अवस्था, अब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आखिर सहसा अवस्था क्या होता है। बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर बाल विकास के सभी में अवस्थाओं में बात करो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका सहसा अवस्था से आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, है ना। तो सभी अवस्थाओं में आपको पहले प्राथमिकता इसी को देना है, सहसा अवस्था को, है ना। अभी मैंने बताया इसका जो समय अंतराल कब से कब तक होता है, बताया आपका जन्म से 2 वर्ष, है ना, जन्म से 2 वर्ष। तो इसके संदर्भ में सहसा अवस्था के संदर्भ में दो जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने अपनी अपनी परिभाषा दी है, जिसमें वेलेंटाइन क्या बोला है कि सहसा अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सहसा अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, तो किसने माना है, आपका वेलेंटाइन ने। किसने माना है, वेलेंटाइन ने, है ना। तो वेलेंटाइन क्या बोलते हैं कि सीखने का आदर्श काल, ठीक है, सीखने का आदर्श काल कौन सा अवस्था होता है, बोलो, सहसा अवस्था, ठीक है। तो सीखने का आदर्श काल सहसा अवस्था, सहसा अवस्था होता है, ऐसे किसने बोला है, तो ये बोला है आपका किसने, वेलेंटाइन ने। ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अब देखो क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो ने क्या बोला है कि सहसा अवस्था ही बालक के विकास का भावी स्टेज होता है, ऐसा बोला है। किसने बोला है, आपका क्रो एवं क्रो ने, है ना। तो ध्यान रखना, क्रो एवं क्रो ने कहा है कि बालक के विकास का, ठीक है, बालक के भावी विकास का, भावी मतलब पूर्ण रूप से ना, बालक के भावी विकास का शुरुआत कहां से होता है, तो बोलो शैशव अवस्था से, ठीक है, शैशव अवस्था से होता है, ऐसा किसने कहा है, तो किसने कहा आपका क्रो एवं क्रो। ये इस शब्द को ध्यान रखना, भावी विकास, है ना, भावी विकास किसने कहा है, तो क्रो एवं क्रो ने। किसने आदर्श काल कहा है, सीखने का आदर्श काल वेलेंटाइन ने कहा है, और क्रो एवं क्रो ने कहा है कि बालक के भावी विकास का शुरुआत कहां से होता है, तो आपका शैशव अवस्था से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों पूछा जाता है, जो अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो, अब इसके बाद ये जितने पॉइंट है इसको अच्छे से आपको रखना है। अब जितना भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, हर इस पे आपके जो बुक है इसमें ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे से करिएगा। मैं क्या बता रहा हूं कि सभी अवस्थाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका सहसा अवस्था से आता है। अब देखो पहला विशेषता क्या है कि इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर आश्रित रहता है। जाहिर सी बात है, अभी तक उसको कितना है, उसका जो उम्र है 2 वर्ष तक रहता है ना बच्चे का, तो जाहिर सी बात है उसको ना तो ढंग से सोचने समझ में आता है, ना कुछ नहीं, ना तो चल पाता है। तो किस पे आश्रित रहेगा, अपने पेरेंट्स पे, अर्थात अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। पहला ये इसकी विशेषता हो जाएगा, समझिए इसको, है ना, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग गुजरे हो, है ना। तो सहसा अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर आश्रित रहता है। ये हो जाएगा पहला विशेषता। इसको ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। लॉजिक ये है, जब छोटा बच्चा है तो जाहिर से बात है माता पिता के ऊपर ही तो आश्रित रहेगा। दूसरा देखो, बच्चों का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसको एकदम स्टार मार्क कर लेना, है ना। कई बार पूछा गया है कि कौन से अवस्था में बच्चे का जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, तो सहसा अवस्था पर। अभी जैसे बताया, मूल प्रवृत्ति मतलब क्या, जैसे छींकना हो गया, खांसना हो गया, है ना, रोना हो गया, सब क्या आपका मूल प्रवृत्ति। अब देखो, जैसे बच्चे को भूख लगा तो क्या करता है, वो रोना शुरू कर देता है। अब ये किसके अंतर्गत आ गया, उसके मूल प्रवृत्ति, है ना। बच्चे को कोई चीज अच्छा लगा तो हंसना शुरू कर देता है, तो ये किसमें आ गया, उसका मूल प्रवृत्ति में, है ना। तो मूल प्रवृत्ति मतलब हो जाएगा आपका हंसना हो जाएगा, जैसे, है ना, आपका रोना हो जाएगा, छींकना हो जाएगा, आपका खांसना हो जाएगा। ये सब क्या होता है, इनका मूल प्रवृत्ति होता है। तो कौन से अवस्था में बच्चों का व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, तो आपको ध्यान रखना है शैशव अवस्था, जिसका समय अवधि कब से कब तक होता है, जन्म से 2 वर्ष। याद हो गया, ठीक है। चलो अब तीसरा देखो, तीसरा बच्चे का, ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, है ना। देखो, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज्यादा इसी स्टेज में होता है। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास किस स्टेज में सबसे ज्यादा होता है, तो आपका शैशव अवस्था में, है ना। इसीलिए इस समय बच्चों को अच्छी चीज सिखाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक, शारीरिक नहीं बोल रहा हूं ना, मानसिक भी बोल रहा हूं, तो दोनों विकास किस स्टेज में होता है, तो आपका शैशव अवस्था में होता है। समझ में आ गया। देखो चौथा स्टेज क्या है, बच्चों में पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, मतलब बच्चे चीजों को बार बार दोहराते रहते हैं। कौन सा अवस्था में, आपका शैशव अवस्था में, है ना। ये सब चीजें होता है, आप लोग कियोगे, फील कियोगे, है ना। उसमें देखो, बच्चों में नैतिकता का भाव होता है, ये भी आपका पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। बच्चों में नैतिकता का भाव होता है, मतलब क्या, देखो आप जैसे बच्चे को गोद में लिए हो, है ना, तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि ये मेरा भैया है, ये मेरा पापा है, मम्मी है, उसको सुसु लगा, सुसु कर देगा। मतलब उसमें नैतिकता का भाव होता है ना, वो नहीं सोचता कि क्या सही क्या गलत
है ना, उसको जो लगता है वो कर देता है। तो ध्यान रखना ये कौन सी स्टेज में होता है, सहसा अवस्था में, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज, सहसा अवस्था को, है ना। तो इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता का भाव होता है, मतलब बच्चे को सोचने समझने का उतना उसमें वो नहीं रहता, मतलब ताकत नहीं रहता, है ना। इसीलिए सुसु वगैरह करना है तो लोग सोचते नहीं, जहां लगा कर देते हैं सुसु वगैरह, है ना। ये चलो अब इसको देखो, इस अवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है। काम प्रवृत्ति मतलब समझ में आ रहा है, मतलब माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, या कई बच्चे लोग क्या करते हैं, अंगूठा चूसना प्रारंभ करते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि बच्चे में काम वृत्ति प्रबल कौन से स्टेज में होता है, तो शैशव अवस्था। ध्यान रखना, काम प्रवृत्ति मतलब बोला जाता है माता के प्रति प्रेम, है ना, माता के प्रति प्रेम हो जाएगा आपका, उसके बाद पिता के प्रति प्रेम हो जाएगा, पिता के प्रति प्रेम, और आपको ध्यान रखना किसके प्रति, बोलो जी, माता के प्रति, पिता के प्रति, और बताओ जैसे कि अंगूठा, है ना, अंगूठा क्या कहते हैं, वो चूसता रहता है ना, तो ये भी आपको रखना, अंगूठा चूसना, अंगूठा चूसना, ये सब किस में आ जाएगा, बोलो, उनके काम प्रवृत्ति में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, काम प्रवृत्ति में। समझ में आ गया, याद होगा, चीजें तो बन जाएगा ना। पहले देखिए कि इस अवस्था में बच्चा अपने माता पिता के ऊपर आश्रित रहता है। देखो छोटा सा बच्चा, जाहिर सी बात है, क्या ही करेगा बेचारा अकेला, तो अपने माता पिता के ऊपर आश्रित रहता है। दूसरा, बच्चों का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इसको अच्छे से स्टार मार्क कर लेना। मूल प्रवृत्ति मतलब अगर इनको आनंद लगता है तो हंसना शुरू करता है, भूख लगता है तो रोना शुरू कर देते हैं, छींकना खांसना, ये सब इसकी मूल प्रवृत्तियां में आती है। फिर बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज्यादा इसी स्टेज में होता है, इसको भी स्टार मार्क करिएगा। उसके बाद बच्चों में पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, ये बार बार चीजों को दोहराते हैं, मम 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 ऐसे बोलते रहते हैं, सुने होंगे आप लोग, है ना। ये उसके बाद देखो बच्चों में नैतिकता का भाव, वही सुसु वाला एग्जांपल याद रखना, है ना। और इस अवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल होती है, मतलब माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, अंगूठा चूस रहे हैं, है ना, ये सब किस में आता है, उसके काम प्रवृत्ति में आता है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। आ गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, ऑनलाइन वाले, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको, केश कुमारी जी क्लियर है सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी को मैंने यहां पर बता दिया, देखो अभी जो हम लोग पढ़े ना, उसी को मैंने बता दिया है कि माता पिता पर आश्रित होता है बच्चा, है ना। बच्चे को पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है बच्चों में, है ना, बार बार चीजों को दोहराते रहता है। मूल प्रवृत्ति का विकास होता है, वही अगर उसको आनंद लग रहा है तो हंस रहा है, बच्चे को भूख लग रहा है तो रोना शुरू कर दिया, ये सब, है ना। और नैतिकता का भाव, उसको समझ लेता है मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, उनको जो लगता है करते चलता है ना। और तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास, ध्यान रखना है, अभी बताया ना, सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकास इसी स्टेज में होता है। और प्रबल काम प्रवृत्ति मतलब माता पिता के प्रति प्रेम, माता के प्रति प्रेम होता है इसका, पिता के प्रति प्रेम, और अंगूठा चूसना, ये सब किस में आता है, इनके काम प्रवृत्ति में आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सहसावस्था की विशेषता। निश्चित एकदम 110% यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी तक मैं थोड़ा एनालिसिस किया हूं तो सबसे ज्यादा सभी अवस्थाओं में सहसा अवस्था से ही क्वेश्चन आता है। क्यों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास। सबसे ज्यादा बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास इसी अवस्था में होता है, इसीलिए यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद चलते हैं लोग नेक्स्ट। चलिए, सहसा अवस्था में शारीरिक विकास, देखो ये आपके सिलेबस में भी है, एक बार पढ़ लेना आपको, ठीक है। सहसा अवस्था में क्या क्या शारीरिक विकास होता है, देखो कि जन्म के समय बालिकाओं की औसत लंबाई लगभग कितना होता है, 51 सेंटीमीटर लगभग, लेकिन बालकों की औसत लंबाई कितना होता है, 51.5। मतलब जन्म के समय देखा जाए तो अमूमन बालकों की लंबाई कंपेयर टू बालिका थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा देखो यहाँ पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहसा अवस्था की संपूर्ण अवधि में बालकों की लंबाई, है ना, मतलब बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से क्या होती है, अधिक होती है। इसको स्टार मार्क कर लेना सहसा अवस्था में। लेकिन मैंने क्या बताया, मैच्योरेशन किसमें पहले आता है, बालिकाओं में, है ना। लेकिन यहां पास क्या देखो, बालिकाओं की लंबाई किससे संबंध रखता है, शारीरिक विकास, है ना। तो शारीरिक विकास सहसा अवस्था में किसका पहले होता है, बालक का कि बालिकाओं का, बालक का ज्यादा रहता है बालिकाओं से, आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैच्योरेशन है वो बालिकाओं में पहले आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो उसके बाद देखो, जन्म के समय शिशु का भार प्रायः 3 kg का होता है, जो लगभग 6 माह में 2 गुना हो जाता है। यही मैंने कल बताया था, मतलब जब वृद्धि का परिभाषा बताया तो मैंने बताया था इसके बारे में। जन्म के समय बच्चा 2.5 से 3 किलो का होता है ना। फिर 1-2 साल बाद वो कितना 8 से 10 किलो का हो जाता है। फिर आपका 17 से 18 साल में 55 से 60 किलो का हो जाता है, ये, है ना। उसके बाद देखो, नवजात शिशु का सिर, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु का सिर उनके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का जो भार होता है लगभग 350 ग्राम, इसको स्टार मार्क कर लेना। जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है, लगभग 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक क्या होता है, लगभग 1.25 किलोग्राम हो जाता है। मैं लगभग बता रहा हूँ ना, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, यही चीज लिखा भी है आपके बुक में, है ना, एकदम करेक्ट नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है ना। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का,
सिद्धांत, सबके विकास अलग अलग होगा, है ना। तो लगभग की बात किया जा रहा है, तो ये लेकिन ध्यान रखना ये वाला डाटा आपको ध्यान रखना है कि नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है, जो 6 वर्ष की आयु तक लगभग 1.25 किलोग्राम हो जाता है। आ गया समझ में, ठीक है। वैसे बाद में मैं लास्ट में इस पीडीएफ को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है उसको बस आप नोट करिए, लास्ट में पीडीएफ को मैं दूंगा आप लोग को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड क्या देखते हैं, ये देखो अभी जैसे बताया, ठीक है। तो स्टार्टिंग के समय में उसका जो ब्रेन होता है, उसका सिर होता है, बहुत बड़ा होता है, और जैसे आपका जो उनका बच्चों का उम्र बढ़ता जाता है, इनके जो सिर का जो साइज है, आकार है, वो कम होता जाता है। ये विशेषता हमने देखी है, देखो यहाँ पास लिखे हैं कि नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है, ये शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। नवजात शिशु मतलब समझ में आ रहा है, जन्म के 2 सप्ताह तक के जो ड्यूरेशन होता है, अवधि होता है, उन्हीं को बोला जाता है नवजात शिशु। क्या बोलते हैं? नवजात शिशु। जन्म के 2 सप्ताह, ये भी आपको ध्यान रखना है। हो गया। चलिए तो देखो स्टार्टिंग में इनका सिर बहुत बड़ा है, फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है फिर छोटा होता जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, है ना। अब देखो हड्डी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हड्डी से ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया कि नवजात शिशु में हड्डी की संख्या लगभग 270 होती है। कितना होता है आपका? लगभग 270। हड्डी को ध्यान रखना, कितना होता है? 270, है ना, जिनका स्वरूप छोटा, कोमल और लचीला होता है। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है कि नवजात जो शिशु है इसमें हड्डी की संख्या कितना होता है? लगभग 270 होता है। अब देखो दांत के बारे में बात करते हैं तो जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, सबको पता है ना। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं, लेकिन लगभग 6वें से 7वें माह में दूध के दांत अस्थायी रूप से निकलने लगते हैं, ठीक है। दूध के दांत ध्यान रखना, इसी को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में जी? मिल्क टीथ। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो शरीर में, हमारे मुख में 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक आपका स्थायी और अस्थायी। अस्थायी दांत को ही दूध के दांत या मिल्क टीथ बोलते हैं। तो ये बच्चों में लगभग 6वें से 7वें महीने में क्या होता है? दूध के दांत अर्थात आपका मिल्क टीथ है, वो अस्थायी रूप से क्या होते हैं? निकलने लगते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। तो हड्डी, इसको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नवजात शिशु में हड्डी की संख्या लगभग कितना होता है? तो 270 होता है। समझ में आ गया? आगे जी सबको समझ में आने वाले आ गया सभी को? यहां तक केस कुमारी जी आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार पहले पुनः हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। कि बहुत जरूरी है, एक चीज याद रखो, पैडागॉजी इतना थ्योरी है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे नहीं बनने वाला, है ना। तो अच्छे से रिवाइज करते चलना आप लोग को समझते हुए। चलो एक बार तुरंत हम ये रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, सहसावस्था की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, बहुत अच्छे से आपको इसको याद करना है, ठीक है। माता पिता पर आश्रित होता है, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होता है, मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, नैतिकता का अभाव, सब मैंने बता दिया क्या क्या होता है ना। ये इसके बाद और क्या था इसके पहले, यही है सहसावस्था, जन्म से 2 वर्ष, ड्यूरेशन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज को जो बताया वो आगे वाले स्लाइड में मेंशन है ना। और देखो इससे पहले और क्या पढ़े थे हमने? अच्छा ये क्या, ये विकास की अवस्था, ये क्या होता है ना। हार्ट बीट कब शुरू होता है बताया आपको, है ना। और ये आपका ये ध्यान रखना है, ये सपने देखना, 7वें माह में सपने देखना प्रारंभ करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा गर्भावस्था के बारे में। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो गर्भावस्था कब से कब तक की ड्यूरेशन को बोलते हैं? कब से कब तक? गर्भधारण से जन्म तक, है ना। गर्भधारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसी को गर्भावस्था बोलते हैं। ड्यूरेशन बता दो, 9 महीना या 280 दिन, है ना। गर्भावस्था के पहले क्या होता है? पहले मेल का स्पर्म फीमेल के ओवम से मिलेगा, किसका निर्माण करेगा? जाइगोट का। जाइगोट से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का, एम्ब्रियो, है ना। और जब एम्ब्रियो में सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, तब एक बच्चे का निर्माण होता है। तो पहले जाइगोट, जाइगोट से आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आपका बच्चा। ये सीक्वेंस पूछा गया है हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने बताया आपका सहसा अवस्था का ड्यूरेशन, बोलो जी, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद बाल्यावस्था के 2 कैटेगरी है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का बताओ 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, है ना। और किशोरावस्था 12 से 17 हो जाएगा, है ना। कहीं 13 से 17 भी लिखा है। और उसके बाद 17 से 20 आपका उत्तर किशोरावस्था, और तभी से आपका परिपक्व अवस्था भी शुरू हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। अब देखो किसने कहा है कि सहसा अवस्था सीखने का आदर्श काल है? चलो जी बताओ।
वैलेंटाइन ने, किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। चलो, और आपका क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि सीखने का मतलब बच्चों में जो विकास का मतलब बच्चों में भावी विकास है वो कौन सी अवस्था से प्रारंभ होता है? आपका शैशव अवस्था से, है ना। बच्चों में भावी विकास शैशव अवस्था से प्रारंभ होता है, ऐसा कहा है आपका क्रो एंड क्रो ने। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और क्या पढ़े बताओ इसके बाद? ये पढ़े शैशव अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है ना। उसके बाद हमने पढ़ा, चलो ये हम लोग पढ़ लिए, विशेषता पढ़ लिए, शारीरिक विकास भी पढ़ लिए। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, शारीरिक विकास में स्टार्टिंग से देखें तो बालकों का ज्यादा होता है कंपेयर टू बालिकाएं, लेकिन अगर मैच्योरेशन की बात करें तो किसमें पहले आता है? बालिकाओं में। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ना। और ये बता दो कि सबसे ज्यादा बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास कौन से स्टेज में होता है? शैशव अवस्था में। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये आपको याद रखना। चलिए, अब उसके बाद देखो यहां से इसको भी ध्यान रखना, उसका शिशु का ये मस्तिष्क वाला यही है क्या जी? मस्तिष्क वाला इसमें इसके बाद में है ना। अच्छा, यही तो है नीचे वाला, ये नीचे वाला 350 ग्राम होता है, आपको ध्यान रखना। ये आपका डायग्राम भी है। चलिए, अब इसके बाद शैशव अवस्था और गामक विकास, अब ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, है ना। कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा सभी अवस्था पूरा हो जाए। अब क्योंकि स्लाइड से पढ़ रहे हैं तो मैं जल्दी अब कल निकालूंगा, ठीक है। तो कल मैं पूरे सभी अवस्था बता दूंगा, शैशव अवस्था, पूरे बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर इसके बाद इसका क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप लोग का बाल विकासी अवस्थाएं भी हो जाएगा। लेकिन बार बार सुनिए, बता रहा हूं कि शैशव अवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन शैशव अवस्था से आता है, उसके बाद किशोरावस्था से आता है, ठीक है। तो आगे का हम लोग कल की क्लास में करेंगे। गामक विकास क्या होता है ना, फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ग्रास मोटर स्किल देख लो, इसको हम लोग को कल करना है। ये सब मैं बताऊंगा आप लोग को, कोशिश करूंगा कल में आपका ये पूरा जो स्टेजेस है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये सब हम लोग कल करेंगे। और आप लोग ये पीडीएफ का टेंशन मत लीजिएगा, मैं लास्ट में आप लोग को इसको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी बस आपको जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको लिखते चलिए, फिर लास्ट में इसी को एक रीड करने की, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, है ना।